हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज में जहरीले सीरीज के पार्ट 2। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि किस तरह सांगली नागदंत को गायब करके अपने साथ ले गई थी और सुनची निशा का अपहरण करके ले गया था ताकि नागराज उसे बचाने के लिए चीन के घने जंगलों तक पहुंच सके। और अब आगे पढ़ते हैं इस भाग में। और महानगर के उस भाग से दूर, बहुत दूर, चीन के जेमनी प्रांत के एयरपोर्ट पर नागराज चीनी अधिकारियों से जानकारी ले रहा था। हमारे भारत के दूतावास से आपकी क्लियरेंस आ चुकी है मिस्टर नागराज, और उससे हमको यह भी पता चला है कि आप यहाँ के घने जंगलों में जाना चाहते हैं। जी हाँ, मुझे जाना ही होगा। यह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी नहीं, सिर्फ मौत कहिए मिस्टर नागराज, क्योंकि उन जंगलों में जो गया है वह वापस नहीं आया है। नागराज वापस आएगा, जरूर आएगा, और उसको साथ लेकर आएगा जिसके लिए वह यहाँ पर आया है। आपकी बहादुरी के जो किस्से हमने चीन में सुने हैं वे झूठे नहीं थे। आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है। हमने आपके लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर रखा है, नक्शा भी उसी में है। आपको जंगलों तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक नागराज। थैंक यू ऑफिसर। कुछ ही देर बाद नागराज जंगल के पूर्वी छोर की ओर बढ़ रहा था। 15 घंटे पूरे होने में सिर्फ 1 ही घंटा बाकी है। उम्मीद है मैं समय रहते हुए वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन कोई और इस बात के लिए पहले से ही कमर कसे ताकि नागराज वहां तक पहुंच ना पाए। आ गया शिकार नेत्रा के जबड़े में। हेलो नागराज एंड गुड बाय। नागराज को सामने से कुछ त्रिशूल सा आता दिखाई दिया, लेकिन इतना वक्त नहीं था कि वह गाड़ी को उसके रास्ते से हटा सकता। समय था तो सिर्फ इतना कि नागराज खुद उस धमाके के रास्ते से हट सके जो पेट्रोल टैंक तक चिंगारी पहुंच जाने के कारण हुआ था। उफ, यह किसकी हरकत हो सकती है? एक त्रिशूल का इतना तेज प्रहार कोई आदमी तो करने की सोच भी नहीं सकता है। नेत्रा आदमी नहीं, नागमानव, तेरे भगवान शिव का दूसरा रूप है नेत्रा, जिसके हाथ में रहता है त्रिशूल और माथे पर चमकती है तीसरी आंख। ओह, तू तो भोलेनाथ का रूप रखकर शैतान वाले काम कर रहा है नेत्रा, लेकिन यह शिव भक्त नागराज तुझको भोलेनाथ का नाम बदनाम करने नहीं देगा। और सुन, तेरे सर्प बड़े घातक है, इसलिए मैं इनको अपने तक पहुंचने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे भोलेनाथ की तरह मुझे गले में सांप लटकाने का कोई शौक नहीं है। अरे, इसकी तीसरी आंख तो वाकई शिव नेत्र की तरह आग उगलती है। आश्चर्यजनक शक्ति है इस नागमानव के पास। इसको अगर जल्दी काबू नहीं किया गया तो यह मेरा हाल भी मेरे सांपों की तरह करेगा। इस पर विष पुकार छोड़नी होगी, और वो भी तीव्र विष पुकार। नेत्रा नागमानव तो जरूर था, लेकिन इतने तेज विष से उसका पाला पहले कभी नहीं पड़ा था। ड्रैगन की तरह वह भी लड़खड़ाया। ओह, इतनी तेज विष गंध! नागराज की एक किक उसके जबड़े से टकराई। अब तक मैं सबसे पूछता रहा कि आखिर यह सब चक्कर क्या है, लेकिन किसी ने बताया नहीं। कि अब तू बताएगा मुझे इस जाल में क्यों फंसाया जा रहा है। जानकर क्या करेगा नागराज? जो चंद सांसें बची उनको अपने भगवान का ध्यान करने में इस्तेमाल कर ले। अगर तू समझता है कि तेरी अग्नि लहर मेरे सर्पों की तरह मुझे भी जलाकर राख कर सकती है तो ये तेरी भूल है। यह अग्नि लहर तुझे सिर्फ दूर रखने के लिए नागराज, मारने के लिए नहीं। मैं जानता हूँ इनसे तू आराम से बच सकता है। तुझे मारने के लिए मैं अपने सबसे शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल करूंगा, अपनी आंख का इस्तेमाल, और इससे तू बच नहीं सकता है, क्योंकि ये तेरा पीछा करके तुझे मारेगी। नागराज एक और आश्चर्यजनक शक्ति देख पल भर के लिए ठगा सा रह गया। उफ, यह अपनी तीसरी आंख को मिसाल की तरह छोड़ सकता है, और एक आंख के निकलते ही दूसरी आंख अपने आप स्थान पर आ जाती है। यह काफी खतरनाक हथियार लगता है। मुझे ऐन वक्त तक इंतजार करना होगा ताकि मैं इसके रास्ते से अलग हट सकूं। नागराज तो आंख के रास्ते से हटा, लेकिन आंख उसके रास्ते से नहीं हटी। अरे, यह तो रास्ता बदलकर मेरे पीछे आ रही है। नागराज ने आंख से बचने के लिए हर कलाबाजी को अंजाम दिया, लेकिन आंख से भला कौन बच पाया है? नागराज का पीछा करती आंख आखिर उसके शरीर से टकराई और नागराज के गले से एक चीख निकली। नागराज के गिरते ही आंख की एक बार नागराज की तरफ लपकी। कुछ ही पलों में नागराज का पूरा शरीर जलती आंखों से ढक गया था। जल नागराज, अब मेरी धधकती आंखें तुझे राख का ढेर बना देंगी। सांगली को दिया मेरा वचन पूरा। अरे अरे, यह क्या हो रहा है? यह नहीं हो सकता। तू तो खड़ा नहीं हो सकता है।
मेरी आंखों के वार खाने के बाद कोई नहीं बच सकता है। मेरी आंखें नष्ट हो रही हैं, गल रही है, आग भी बुझ रही है, पर यह कैसे हो सकता है? तकलीफ तो शुरू में मुझे भी हुई थी नेत्रा, पर मैं यह भूल गया कि ये आंखें भी जीवित कोशिकाओं से बनी हुई हैं। इसलिए जब ये मेरी खाल को जलाती ही मेरे जहरीले खून तक पहुंची तो ये सारी की सारी अपने आप जलकर नष्ट हो गई थी। मेरी जली हुई त्वचा को तो मेरी नाग शक्तियां कुछ ही देर में फिर से सामान्य कर देगी, लेकिन मैं तुझे भोलेनाथ की क्रूर शक्तियों का छोटा सा रूप दिखाता हूँ। उनके वज्र से प्रहार का नमूना तो चख ही चुका है, अब चख उनके गले में बसे तिरुविस हलाल का छोटा रूप। मेरी अति तिरुविस पुकार। भोलेनाथ शंकर जैसा ही क्रोध उमड़ाया था नागराज की धधकती आंखों में। और यह तो सभी जानते हैं कि क्रोध इंसान के सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। नागराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओह, यह मैंने क्या किया? ये अब तो यह नेत्र काफी समय तक बेहोश रहेगा। अब इससे मैं कुछ भी जान नहीं पाऊंगा। वैसे भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मुझे जंगल की पूर्वी छोर तक पहुंचना है। वह नक्शा कहाँ गया जिसे लेकर मैं गाड़ी से कूदा था? वह रहा, झाड़ियों में फंसा हुआ है। अब मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जंगल का पूर्वी छोर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। उफ, नेत्रा भी नागराज को रोक पाने में असफल रहा। अब वह जंगल के पूर्वी छोर तक पहुंच कर ही रहेगा। अब हम क्या करें सांगली? इंतजार, क्योंकि मेरा आखिरी मोहरा नागराज का वहीं पर इंतजार कर रहा है, जहां पर वह निशा से नहीं अपनी मौत से मिलेगा। नागराज को अपनी मंजिल तक पहुंचने में सचमुच ज्यादा वक्त नहीं लगा। ओह, आखिर मैं यहाँ तक पहुंच ही गया हूँ, लेकिन शायद मैं वक्त से पहले आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर वह बूढ़ा चीनी कहीं नजर नहीं आ रहा है। गलत नागराज, तू वक्त से पहले नहीं, एकदम सही वक्त पर आया है। यहाँ तेरा इंतजार कर रहा है एक्यू फाइटर। ओह, तुमको शायद उसी चीनी बूढ़े ने भेजा है। फिर गलत नागराज, मुझे किसी बूढ़े नहीं, मौत के देवता ने भेजा है तुझे उनके पास भेजने के लिए। अच्छा, यानी तू भी सांगली का ही भेजा हुआ कोई किस्मत का मारा है क्यों? मैं किस्मत का मारा चाहे हूं ना हूं नागराज, पर थोड़ी देर बाद लोग तुझे जरूर एक्यू फाइटर का मारा कहेंगे। यह नान चाकू हथियार बहुत खतरनाक होता है। अगर मुझ में नाग शक्तियां ना होती तो इस बार से मेरे हाथ की हड्डियां टूट गई होती। इससे पहले कि यह सचमुच मेरी हड्डियां तोड़ दे, इस हथियार को इसके हाथ से अलग करना होगा। नागराज के वार ने नान चाकू को एक्यू फाइटर के हाथ से गिरा दिया, लेकिन साथ ही साथ नागराज पर भी एक आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया हुई। ओह, अरे यह क्या? मेरा दाहिना हाथ सुन्न हो गया। पर कैसे? क्योंकि तूने एक्यू फाइटर पर अपना हाथ उठाया है, इसलिए। तूने प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर का नाम तो सुना ही होगा। इससे छोटी छोटी निकली सुइयों के जरिए शरीर के किसी भी अंग पर ऐसा प्रभाव डाला जा सकता है जिससे उस अंग का स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम सुन्न हो जाए। मेरा शरीर भी ऐसे ही छोटे छोटे कांटों से ढका है। तेरा हाथ इन पर पड़ा तो तेरा हाथ सुन्न हो गया। तो झूठ बोल रहा है या सच, इसका फैसला अभी हो जाएगा। एक्यू फाइटर के शरीर से टकराते ही नागराज का बायां हाथ भी सुन्न होने लगा था। ओह, तू सही कह रहा है, मेरा बायां हाथ भी अब काम नहीं कर रहा है। मुझे जांचना तुझे जरा महंगा पड़ा नागराज। अपने हाथ तो तूने बेकार कर ही ली है, अब रही सही कसर मैं पूरी कर देता हूँ। ओह, इसके वार मेरे शरीर से जहां जहां टकरा रहे हैं वहां का हिस्सा सुन्न होता जा रहा है। इसका चेहरा ढका हुआ है। मेरी विष पुकार इस पर काम नहीं करेगी, और मेरे हाथों का स्नायु तंत्र प्रभावित हो जाने के कारण मेरे मस्तिष्क से आदेश सिग्नल नागों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यानी मैं सर्प सेना को भी कलाइयों के रास्ते बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। अब एक ही रास्ता बचा है, मैं इसको सम्मोहित करने की कोशिश करूँ। लेकिन नागराज यह भी कर ना सका, क्योंकि गर्दन पर हुए वार से उसके चेहरे का हिस्सा भी सुन्न हो गया था। अब तू एक चलती फिरती लाश बनकर रह गया नागराज। अब मैं इस लकड़ी से तेरा सिर फोड़ूंगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे पहले की लकड़ी की वह डाल नागराज की खोपड़ी खोल डालती, वह डाल खुद ही दूर जा गिरी थी। अरे, यह तो वही चीनी बूढ़ा है। यह एक्यू फाइटर को मार रहा है, यानी यह मेरी जान बचाना चाहता है। नहीं, अब यह मेरी तरफ बढ़ रहा है। शायद यह एक्यू फाइटर इसी का आदमी है, और यह बूढ़ा मुझे अपने हाथों से मारना चाहता है। बूढ़े के वार नागराज के शरीर से टकराने लगे, और नागराज की आंखों में एक बार फिर आश्चर्य तैरने लगा था। अरे, इसके वार जहां जहां मेरे शरीर से टकरा रहे हैं वहां की सुन्नता खत्म होती जा रही है। यह बूढ़ा भी एक्यूप्रेशर पद्धति का अच्छा जानकार लगता है। इसके वार एक्यू फाइटर द्वारा किए गए वारों की काट है। बस नागराज, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। एक्यू फाइटर से तुमको अपने आप निपटना होगा, क्योंकि मेरी और सर्प अंबर की शक्तियां मेरे कबीले वालों पर बेअसर है, और एक्यू फाइटर मेरे ही कबीले का प्राणी है। तुम्हारी इस हरकत से
तुम्हारे दुश्मन होने का मेरा भ्रम दूर हो गया है, पर फिक्र मत करो। पहली बार मैं असावधान भी था और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी भी, पर इस बार एक्यू फाइटर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि इस बार मैं इसे हाथों से नहीं जूतों से मारूंगा। तू चाहे मुझे अपने शरीर के किसी अंग से मार, पर मैं तुझे तेरे अंगों पर ही मार सकता हूँ। इस बार मैं तुझको एक्यूप्रेशर द्वारा स्थायी रूप से अपंग कर दूंगा, ऐसा अपंग की सुनची भी तुझे ठीक ना कर पाए। अरे, मेरे वारों का तुझ पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? वह इसलिए लल्लू लाल, क्योंकि मेरा मानसिक संदेश पाकर मेरे सूक्ष्म शवों ने मेरे शरीर के स्नायु तंत्रों को ढक लिया है। तेरे वारों का दबाव भी अब मेरे स्नायु तंत्र तक पहुंच नहीं सकता है, पर मेरे वार का दबाव तेरी हेलमेट को जरूर तोड़ सकता है। फिर मेरी विष पुकार तुझे कम से कम 2 दिन के लिए आराम की नींद सुला देगी। वह नागराज, तुमको हरा सकने वाला सचमुच शायद पैदा ही नहीं हुआ है। अब चलो, वक्त बहुत कम है। और पास में ही यह दिल से देख रही आंखों से ज्वालामुखी फूट रही थी। उफ, एक्यू फाइटर भी नागराज का बाल बांका ना कर सका। अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे महाड्रैगन सिंह को जगाना ही होगा। अगर मेरा विनाश निश्चित है तो मेरे साथ सबका खात्मा होगा एक साथ। अब तो बताओ सांगली की आखिरकार यह सब चक्कर क्या है, और इसमें मैं यानी फैंग कहाँ पर फिट होता हूँ? बताती हूँ। अब तुमको सब बताने का वक्त आ गया है। सबसे पहले मुझे मणि का प्रयोग करके तुम्हारे मानसिक अवरोध को हटाना होगा, ताकि तुम यह जान सको कि तुम कौन हो और मेरी बात आसानी से समझ सको। इधर नागदंत के लिए रहस्यों का धुंधला छटने वाला था, और उधर नागराज घने जंगलों में बसी एक बस्ती में पहुंच चुका था। निशा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ नागराज, इन लोगों ने मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह प्यार से रखा है, और यह है वह कारण जिसके लिए निशा को चारे की तरह इस्तेमाल करके तुमको यहाँ पर बुलाया गया है। नागराज, कौन है ये हमारे कबीले के सरदार है नागराज, महान डेंगा। इनको किसी ने ऐसा कुछ खिला दिया है जिससे इनके शरीर में जहर की मात्रा काफी कम हो गई है, और इस कारण से इनकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया है। अब इनको तुम्हारे जहर जैसा तेज जहर ही जीवन दान दे सकता है। शरीर में जहर की मात्रा कम होने से जान का खतरा ऐसा ही कुछ कम जोरी तो मुझे भी, पर आप लोग हैं कौन? आप लोगों के शरीर में जहर कैसे? हम लोग एक दुर्लभ प्रजाति के प्राणी हैं नागराज। कभी इस इलाके में इच्छाधारी नाग और मानव साथ बसे हुए थे। उनमें से जो भी मानव नागिन से विवाह कर लेता या नाग मानवी से, उसको जाति से बाहर निकाल दिया जाता। हमारा पूरा कबीला ऐसे ही निकले गए दंपतियों की संतानों द्वारा बना है। हम वे संतानें हैं। इस कारण हम में कुछ नागों जैसे गुण वाले हैं, कुछ मानवों जैसे, जैसे मैं मानव हूँ, पर डेंगा इच्छाधारी नाग है। हमारी बस्ती पहले से यहाँ से थोड़ी दूर पर बसी थी। उसी दौरान महान ड्रैगन सिंह ने आकर उस स्थान को अपना बसेरा बना लिया। मानव और इच्छाधारी नाग दोनों ही प्रजातियां उसका विरोध करने के कारण ड्रैगन द्वारा नष्ट हो गई। हम भी वहां से भाग जाते, परंतु हमारे पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं था, और ना तो हम मानव द्वारा स्वीकार किए जाते और ना ही नागों द्वारा। परंतु जिस वक्त हम जान बचाने की सोच रहे थे, उस वक्त हमारे सरदार महान डेंगा यह सोच रहे थे कि आखिर महान ड्रैगन सिंह यहाँ पर क्यों आकर रहना चाहता है। दार्शनिक डेंगा को उसका उत्तर शीघ्र ही मिल गया। इसका कारण था किसी प्राचीन इच्छाधारी नाग की दुर्लभ मणि, जो सदियों से यहाँ की भूमि के नीचे दबी हुई थी। उस मणि में कई विशेषताएं थी, और सबसे बड़ी यह विशेषता थी कि उसकी किरणों के स्पर्श मात्र से बड़े जहर भी सामान्य स्तर का विष बनकर रह जाता है। ड्रैगन सिंह अत्यधिक जहरीला प्राणी है, उसके अंदर विष की उत्पत्ति होती रहती है। अगर ड्रैगन सिंह अपना यह विष बाहर ना निकाल रहे तो अब उसका अपना शरीर ही उस विष से झुलस जाएगा। जिन 6 महीने ड्रैगन जागा रहता है, उसमें वह अपनी श्वास द्वारा विष पुकार छोड़कर विष का स्तर काबू में रखता है। परंतु जिन 6 महीनों तक वह सोता है, यानी सुप्तावस्था में रहता है, उस दौरान उस विष का शरण सिर्फ मणि द्वारा ही हो सकता है। इसी कारण मणि को तलाशता हुआ ड्रैगन सिंह इस इलाके में आ पहुंचा और फिर यहीं पर बस गया। मणि हमारे हाथ लगने से ड्रैगन सिंह हमारा गुलाम बन गया, क्योंकि वह जानता है कि मरकर भी हम मणि उसके हाथ नहीं लगने देंगे। उसने अपना एकमात्र सेवक छोटा ड्रैगन तक हमें भेंट में दे दिया। मैं उसी छोटे ड्रैगन पर बैठकर तुम्हारी तलाश में भारत के महानगर तक पहुंचा था। तक हम काफी खुशहाल थे। ड्रैगन के कारण इस जंगल में किसी की कदम रखने की हिम्मत नहीं थी, और जो गलती से आ गया वह ड्रैगन का भोजन बन गया। गड़बड़ सांगली की महत्वाकांक्षाओं के कारण शुरू हुई। सांगली महान डेंगा की एकमात्र संतान है। डेंगा जो इच्छाधारी नाग है, परंतु सांगली की माता के मानवी होने के कारण सांगली में मानवों के गुण है। वह हमेशा से ड्रैगन सिंह के बूते पर दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखती थी, परंतु डेंगा के डर से चुप रहती थी। पर अब तुमसे मिलने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि उसने सारी हदें पार कर ली है।
उसने ही डेंगा को रास्ते से हटाने के लिए उसको कुछ खिला दिया है, फिर मणि लेकर फरार हो गई है। शायद मणि की ही मदद से उसको इस बात का भी पता चल गया कि महान डेंगा की जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा विष लाने जा रहा हूँ, इसलिए उसने मुझसे पहले महानगर पहुंचकर तुमको खत्म करने की कोशिश की ताकि डेंगा बच ना सके। पर मेरे वहां पर पहुंच जाने के कारण वह भाग खड़ी हुई, क्योंकि मेरा सर्प अंबार मणि के प्रभावों को निष्क्रिय कर सकता है। उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में भी तुम पर हमले हुए, और वे भी सांगली के विश्वास पात्रों के द्वारा। इससे साफ जाहिर होता है इस पूरे कांड के पीछे सांगली का ही हाथ है। दरअसल मुझे यह सब पहले ही भांप लेना चाहिए था, क्योंकि फैंग के गायब हो जाने के कारण सांगली वैसे ही पागल हो गई। फैंग यानी वह शख्स जिसे मैं नागदंत कहता हूँ, उसमें मेरी जैसी ही शक्तियाँ है। उसका सांगली से क्या संबंध है? फैंग का जिक्र मैंने सबसे पहले तुम्हारे मुंह से ही सुना था नागराज। दरअसल फैंग हमारे कबीले का ही एक युवक था, पिता मानव और माँ इच्छाधारी नागिन। फैंग में माँ के गुण ज्यादा पाए हैं। वह मानव रूप में एक इच्छाधारी नाग था। सांगली और फैंग बचपन से ही एक साथ खेले बड़े हैं। उनके बीच में युवा होते होते गहरा प्यार पनप गया और उनकी सगाई भी हो गई। पर एक बात जो कोई नहीं जानता वह था फैंग के नशे का आदी होना। उसको सांपों के जहर का नशा करने की आदत थी। बचपन से ही वह जहरीले सांपों को पकड़कर उनकी विष थैली खा जाता था। ओह, बातों बातों में मैं मुख्य बात तो भूल ही गया। यह सब मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम यह समझ लो कि हमको वाकई तुम्हारे विष की आवश्यकता है। हम तुमको धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वैसे अब वक्त बहुत कम है, शीघ्र ही इनको जहर न मिला तो महान डेंगा हमारे बीच नहीं रहेंगे। चिंता मत करो, मैं अभी अपने रक्त से विष की एक बूंद अलग करके उसमें सूक्ष्म शब्द निकाल कर उसको इनके मुंह में टपका देता हूँ। धन्यवाद नागराज, अब महान डेंगा के प्राण अवश्य बच जाएंगे। हम इनको एकांत में आराम करने के लिए छोड़कर बाहर चलते हैं। चलिए, आप मुझे सांगली और नागदंत यानी फैंग के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं बता रहा था फैंग नशे का आदी हो रहा था। थोड़ा बड़ा होने पर वह दांतों से ही सांपों के सिर काट कर खा जाया करता था। धीरे धीरे उसके शरीर में रक्त और विष लगभग बराबर मात्रा में हो गए, और तब हमारी बस्ती में एक जलजला आया, एक अजनबी के रूप में। उस दिन आकाश से पहले मुझे एक जलता हुआ वायुयान दिखा, और फिर बड़ी सी चादर से टपकता हुआ नीचे गिरता एक मानव। देखने में वह काफी घायल लग रहा था। वहाँ छोड़ देने से वह अवश्य ही मर जाता। तरस खाकर मैं उसे बस्ती ले आया। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बदन पर सिर्फ कुछ खरोंचें ही थी। फिर भी हमने उसका इलाज किया, इसलिए वह 2-3 दिनों तक हमारी बस्ती में ही रहा। इस दौरान मैंने एक बात यह देखी कि वह मानव हमारी बस्ती वासी को वो बड़े गौर से निरीक्षण करता रहता था, और हर बार उसकी नजरें आकर फैंग पर रुक जाती थी। मैं उस पर नजर रखने लगा, और तीसरी रात को मैंने उसके दुष्ट होने का सबूत पा लिया। यहाँ पर मेरा आना कोई संयोग नहीं था फैंग, मैं जानबूझकर आया हूँ। सर्प जगत के संपर्क सूत्रों से मुझे तुम्हारी बस्ती का पता लगा था। किसी को शक न पड़े इसलिए मैं वायुयान में खुद आग लगाकर कूदा था। क्यों? तुम अपनी जान का जोखिम उठाकर यहाँ पर क्यों आए? तुम्हारे जैसे किसी इच्छाधारी नाग मानव की तलाश में फैंग? चिकित मत हो, मैं किसी भी इच्छाधारी नाग को पहचान सकता हूँ, और तुम्हारे शरीर का रंग देखकर नागमणि तो क्या, कोई मूर्ख भी बता सकता है कि तुम्हारे शरीर में विष ही विष भरा हुआ है। नागमणि, प्रोफेसर नागमणि यहाँ आया था फैंग जैसे नाग मानव को ढूंढता हुआ, पर क्यों? एक नए किस्म का तेज नशा बेचने के लिए। तुमको जहर के नशे का शौक है ना फैंग? देखो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे तेज जहर लाया हूँ, नागराज के खून में मिला हुआ नागराज का जहर। नशे के लालची फैंग ने बिना सोचे समझे वह रक्त मिश्रित जहर पी लिया। नागराज का यानी तुम्हारा जिक्र मैंने पहली बार तभी सुना था। वह नशे में लड़खड़ाने लगा, और साथ ही साथ उसके शरीर में एक आश्चर्यजनक बदलाव भी आने लगा। उसके शरीर पर छोटे छोटे हरे धब्बे उभरने लगे थे। वे वास्तव में छोटे हरे सल्क थे, वैसे ही जैसे तुम्हारे शरीर पर है नागराज। मैं चिल्लाकर नागमणि की तरफ लपका। रुक जा दुष्ट, यह तूने क्या किया मेरे बेटे के साथ? लेकिन नागमणि काफी फुर्तीला था। मेरे कोई वार कर सकने से पहले ही उसने मुझे बेहोश कर दिया, और जब मुझे होश आया तो वहां पर कोई भी नहीं था। बस उसके बाद मैंने फैंग को आज तक नहीं देखा। फैंग आपका बेटा? ओह, अब मैं सारी कहानी समझ गया हूँ। जब मैं नागमणि के चंगुल से निकला तो उसने मेरा डुप्लीकेट बनाने की सोची, परंतु रक्त में सूक्ष्म सर्प पैदा कर पाना उसके बस के बाहर की बात थी। परंतु मेरा थोड़ा सा रक्त उसने किसी समय निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लिया होगा। उस रक्त में विष के सूक्ष्म सर्प भी मौजूद होंगे, और वही सर्प विष उसने फैंग को पिला दिया। फैंग के रक्त में मौजूद विष पाकर वे सूक्ष्म सर्प संख्या में बढ़ने लगे होंगे, और मेरे विष के असर के कारण उसके शरीर पर
हरे सल्क भी उभरने लगे होंगे। उसके बाद नागमणि ने मेरी ही तरह फैंग की याददाश्त भी मिटाकर उसके दिमाग में यह भर दिया होगा कि फैंग नागमणि का आविष्कार है और इस प्रकार से जन्म होगा नागराज के प्रतिरूप डुप्लीकेट नागदंत का। इसलिए नागमणि काफी दिनों से मेरे जहर के पीछे पड़ा हुआ है ताकि उसकी मदद से वह एक और डुप्लीकेट बना सके और उससे मुझे मरवा डालने का वह काम करवा सके जो नागदंत नहीं कर सका है। संभल कर नागराज, इस पवित्र स्थान पर पैर मत रखना। यहाँ पर हम ड्रैगन सिंह को शांत रखने के लिए हवन करते हैं। इस खास जड़ी बूटी का हवन सामग्री के लिए प्रयोग करके इससे ड्रैगन सिंह बिना मणि के ही शांत रहता है। कमाल है, ऐसा क्या है इस जड़ी बूटी में और इस हवन स्थल में। जाओ मेरे सर्पों, इस हवन कुंड में सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके मुझे इसका रहस्य बताओ। अब इस हवन स्थल में तेरी बलि जाएगी नागराज, और तेरे साथ साथ इस पूरे कबीले की भी। फैंग और सांगली, तुम लोग अपनों को ही मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम बूढ़े तरक्की की राह में रोड़ा हो। अपनी शक्तियों से तुम हमारी दुनिया पर राज कर सकते हो, पर फिर भी इस जंगल में छिप कर रहते हो। तुम लोगों को मार कर ही हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। अपने बाप डेंगा को मैंने हवन जड़ी खिलाकर रास्ते से हटाने की कोशिश की थी ताकि देवता सिंह का क्रोध उसे इस अपमान के लिए मौत के घाटा उतार दे, पर तूने नागराज को यहाँ लाकर उसे बचा लिया है। इसलिए अब मणि के माध्यम से मैं खुद ही ड्रैगन सिंह को जगाती हूँ और उसे आदेश देती हूँ कि वह तुम सबका विनाश करे। और अगले ही पल यह क्या हो रहा है? पूरी जमीन कांप क्यों रही है? महान ड्रैगन सिंह इस बस्ती के नीचे रहता है नागराज, और अब वह बाहर आ रहा है। ड्रैगन सिंह ने बगैर एक पल का इंतजार किए दवाई शुरू कर दी थी। कुछ करो नागराज, वरना ड्रैगन सिंह देखते ही देखते पूरी बस्ती को राख कर देगा। आपका छोटा ड्रैगन कहाँ है? वह इसका मुकाबला नहीं कर सकता क्या? हमने उसे बांध कर रखा है नागराज। वैसे भी वह इस दैत्य के सामने मच्छर के बराबर है। तो फिर मैं ही कुछ करता हूँ। अब तेरी भी इस पुकार कुछ और नहीं जला पाएगी सिंह, क्योंकि मैं उसे पानी की तरह पी जाऊंगा। सिंह को ऐसी चुनौती पहले कभी नहीं मिली थी। वह क्रोध से पागल हो उठा और नागराज एक थप्पड़ खाकर दूर जा गिरा। ओह, समय रहते सिर हटा लेने के कारण यह वार मुझे पूरी तरह से लग नहीं पाया, तब यह हाल है। अगर यह वार मुझे लग गया होता तो मेरा सिर दर्द से अलग हो गया होता। मैं इसकी शारीरिक शक्ति और उड़न शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, और इसकी दोनों शक्तियों को एक ही चीज से काटा जा सकता है, और वह है सर्प बंधनों से। परंतु मेरी सर्प रस्सी में जगह जगह पर गांठें होती है। इसकी शक्ति उन गांठों को खोल डालेगी। मुझे विशेष नागफनी सर्पों की मदद लेनी होगी। देव कालजयी ने नागराज को बताया था कि नागफनी सर्पों में कई विशेषताएं ऐसी है जिनका पता नागराज को धीरे धीरे स्वयं लगेगा। ऐसी एक खूबी का प्रयोग नागराज आज कर रहा था। उसकी कलाई से निकलने वाला नागफनी सर्प रबर की तरह लंबा होता जा रहा था, और ड्रैगन सिंह जिस कटीली सर्प रस्सी से बंध गया था उससे कोई जोड़ और गांठ नहीं थी। हवा में उड़ता हुआ महान ड्रैगन सिंह पंख और शरीर बन जाने के कारण एक झटके से भूमि पर आ गिरा। सांगली यह दृश्य देख बिलबिला उठी। नागराज ने सिंह को बांध दिया है। उसका विनाश करना एकाएक रुक गया है। उसको तो मैं मणि की मदद से आजाद कर ही लूंगी। तब तक तुम अपनी शारीरिक शक्तियों का प्रयोग करके इस विनाश को जारी रखो फैंग। अभी लो सांगली, विनाश तो मेरा मनपसंद काम है, और याददाश्त वापस आ जाने के बाद विनाश करने में अब और भी मजा आ रहा है। फैंग और सिंह का कहर टूटना जारी रहने के लिए नागराज का रास्ते से हटना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसी को रास्ते से हटाया जाए। मणि की स्पर्श किरणों के जरिए नागराज के शरीर से किरणों का स्पर्श होते ही नागराज के विष का तीव्र स्तर सामान्य स्तर पर उतरने लगा और नागराज पर कमजोरी छाने लगी। ओह, सांगली एक बार फिर मुझ पर मणि का प्रयोग कर रही है और मुझ पर कमजोरी छा रही है। मैं कुछ ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ। अपनी ही परेशानी से जूझता हुआ नागराज यह नहीं देख पा रहा था कि नागफड़ी सर्प के शिकंजे से छूटने के लिए तड़पता हुआ सिंह कामयाब हो रहा था। नागराज उठो, नागराज कुछ करो, सिंह आजाद हो रहा है। इधर वह नागदंत अपनी शक्तियों का कहर बरसा रहा है। मैं क्या करूं? मैं तो खुद ही, अरे जिन सर्पों को मैंने हवन कुंड की छानबीन के लिए भेजा था उनके मानसिक संकेत आ रहे हैं। नागराज, हवन कुंड के अंदर से कई पतली पतली सुरंगें जमीन के नीचे एक बड़ी सुरंग तक गई हुई है। ड्रैगन के रहने की चिन्ह इस बड़ी सुरंग में मौजूद है, और इन पतली सुरंगों की दीवारों पर जिस धुएं और कालिक की परतें जमा है वह विष विरोधी कालिक है। विष विरोधी यानी जहर काटने वाली इस कालिक, इस बूटी के अलावा और कुछ चीज तो नहीं हो सकती। इसी कारण जब हवन का धुआं पतली सुरंगों के जरिए सिंह तक पहुंचता होगा तो वह शांत हो जाता होगा। डैंग के शरीर में जहर यही जड़ी बूटी खाने से कम हुआ था। मेरी एक खामखा की हरकत ने मुझे ड्रैगन सिंह को रोकने का रास्ता दिखा दिया है।
अगले ही पल नागराज ने दोनों हाथों बिजली की गति से घूमने लगे और बूटी के टुकड़े तुरंत ही आजाद हुए सिंह के जलते हुए मुंह में घुसने लगे थे। लगभग तुरंत ही जड़ी का असर सामने आने लगा। सिंह का जहर की मात्रा एकाएक कम होने के कारण सुस्ती और निंद्रा छाने लगी थी। नागराज ने सिंह को उड़ते ही फिर गिरा दिया था। ओह, सिंह तो गया, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी नागराज। इस बार स्पर्श किरणों को इस स्तर तक बना दूंगी कि तेरे जहर का स्तर सामान्य रहने की बजाय जहर को पूरी तरह नष्ट कर दे, ताकि जहर के साथ साथ तू भी नष्ट हो जाए। अब नहीं सांगली, अब नहीं, मैं सिर्फ अंबर ले आया हूँ और यह तुम्हारी मणि की स्पर्श किरणों का प्रभाव को नष्ट कर देगा। अब तो चुपचाप यह मणि और अपने आप को हमारे हाथों में सौंप दो, वरना बस्ती वाले तुम्हें और फैंग यानी नागदंत को जीवित नहीं छोड़ेंगे। जीवित तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इस समय तुम लोगों का पलड़ा भारी है, पर मैं वापिस आऊंगी, जरूर आऊंगी। इंतजार करना तुम लोग शामली नाम की मौत का। अरे, ये दोनों तो फिर से धुंध में गायब हो रहे हैं। मेरा सर्प अंबर मणि की शक्ति को काट नहीं सकता है, मैं इनको रोक नहीं सकता हूँ नागराज। उन सबके देखते ही देखते सांगली और नागदंत धुएं की परतों में गायब हो गए थे और फिर मेरी जान बचाने के लिए यहाँ आने का शुक्रिया नागराज। धन्यवाद तो इनका अदा कीजिए आप। अगर ये निशा को जबरदस्ती यहाँ ना लाते तो शायद मैं भी यहाँ ना आता, पर आपका बेटा एक ना एक दिन आपके पास जरूर आएगा सोमची, और नागराज उसे वापस लाएगा। यह नागराज का वादा है। और फिर सब कुछ कितना रोमांचक था नागराज। तुम कितने बहादुर और दयालु हो। और वह एक राज दयालु तो है, मगर डरपोक है। पर मैं एक भी दिन उसको तुम्हारे जैसा बनाकर ही रहूंगी। और यह अंक यही समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।